नमस्ते बच्चों। मैंने इससे पहले आपको क्या करवा दिया, थर्मोडायनेमिक्स करवा दिया था। लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। उसका सिर्फ एक टॉपिक रहता है, वो आज मैं डिस्कस करूंगा। मैंने थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो लास्ट टॉपिक करवाया था वो करवाया था, वर्क निकाला था हमने एडियाबैटिक कंडीशन के अंदर। ठीक है। एडियाबैटिक मीन्स क्या था कि मैंने हीट कांस्टेंट कर रखी थी, उसके हीट कांस्टेंट करने के बाद मैंने उसका वर्क डन निकाला था। ठीक है। उसकी डेल्टा एच निकाली थी, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू निकाला था। फिर मैंने रिलेशन भी निकाले थे, टेम्परेचर वॉल्यूम के बीच में क्या है, प्रेशर वॉल्यूम के बीच में क्या है, वो सब रिलेशन निकाले थे। और लास्ट में मैंने वर्क डन निकाल दिया था। अभी वर्क डन होता है, क्या निकाला था मैंने, वर्क डन क्या था अगर याद हो तो, ये मैंने निकाल दिया था। अब इसका अल्टरनेटिव मेथड है, इसका क्या है, अल्टरनेटिव मेथड है इस वर्क को निकालने का, वो आज मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। हमने क्या निकाला था एडियाबैटिक के अंदर, अगर एडियाबैटिक कंडीशन है, हीट कांस्टेंट है, तो अगर हीट कांस्टेंट है तो वर्क डन मैंने निकाल लिया था। और रिलेशन निकाला था, अगर हीट कांस्टेंट है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैंने निकाल दिया था। वही लिख रहा हूँ कि एट एडियाबैटिक कंडीशन पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये मैंने निकाल लिया था। ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएटिंग करो, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, इसको इक्वेशन 1 मान लो, जो आगे के लिए आसान हो जाए कि मेरे को इक्वेशन जब बतानी हो तो आपको पता चल जाए इक्वेशन 1 कौन सी है तो इक्वेशन 2 कौन सी है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो पहला फंक्शन एज सच, दूसरे का डेरिवेटिव कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर मीन्स गामा आगे, v की पावर में से एक माइनस, v की पावर क्या है गामा में से एक माइनस कर दूँ तो गामा 1, और v का डेरिवेटिव dv प्लस का। अब सेकंड फंक्शन एज सच v गामा, और p का डेरिवेटिव क्या होगा dp, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। ठीक है। अब इस इक्वेशन को मैंने किससे डिवाइड कर दिया, v गामा -1 से, डिवाइडिंग इक्वेशन, एबव इक्वेशन लिख दो, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाय v गामा -1। इससे इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, देखो जब इससे डिवाइड करेंगे तो p गामा v गामा -1 dv। ठीक है, p गामा v की पावर गामा -1 dv प्लस का v गामा dp इज इक्वल टू 0 डिवाइडिंग बाय v की पावर गामा -1। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा p गामा d v प्लस का, इधर क्या बच जाएगा प्लस का v गामा डिवाइडिंग बाय v गामा -1 dp, ये बच गया। जब दोनों को अलग अलग कर देंगे ना, इसको v गामा -1 को इसके नीचे ले आऊँगा, v गामा -1 को इसके नीचे ले आऊँगा। जब इसके नीचे लेके आऊँगा तो v गामा -1 से कैंसिल, और इसके नीचे v गामा डिवाइडिंग बाय v गामा -1, वो मैंने लिख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं तो जब देखो v गामा लिखा हुआ है, डिवाइडिंग में क्या है v गामा -1 है, तो जब इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या आ जाएगा v गामा की पावर, देखो जब इस पावर को ऊपर लेके जाऊँगा तो गामा जो प्लस का था माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस माइनस का 1 था वो प्लस में हो जाएगा। तो इसको सोल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, अकेला v आ जाएगा। दोबारा से सुन लो क्या लिखा है, v गामा v की पावर गामा -1। जब इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा ना तो इसकी पावर जो प्लस के अंदर है वो माइनस में हो जाएगी, मीन्स गामा अगर प्लस में तो माइनस, जो 1 माइनस में वो प्लस में, तो सोल्व करूँगा तो v आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको जब कैंसिल आउट करूँगा तो यहाँ पे अकेला क्या आ जाएगा, या फिर अलग से लिख देता हूँ p गामा dv, p गामा dv प्लस का v dp इज इक्वल टू 0। और इसको सोल्व करूँ तो क्या आ जाएगा, देखो v dp किसके बराबर आ गया, v dp इज इक्वल टू गामा p dv। इसे मान लो इक्वेशन सेकंड, v dp क्या आ गया गामा p dv। ऊपर वाले को रब कर देते हैं एक बार, आपका बस याद रखना पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, वो इक्वेशन 1 थी। ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ, नीचे वाला पड़ा रहेगा सच। अब आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज़ करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैसेज, फॉर 1 मोल ऑफ गैस आइडियल गैस इक्वेशन क्या होगी, पी वी इज इक्वल टू आर टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको भी, डिफ्रेंशिएटिंग एबव इक्वेशन, देन वी गॉट डी पी वी एस एच प्लस का पी एस एच डी वी, आर कॉन्स्टेंट है, एस एच टी का डेरिवेटिव
dt। तो इधर से अगर मैं यहाँ से जो मैंने वैल्यू निकाली है वी डी पी की वो यहाँ पुट करूँगा, तो अगर वी डी पी की वैल्यू जो यहाँ आई थी वो यहाँ पुट कर दूँ तो क्या आ जाएगा, देखो ये जो वैल्यू है वी डी पी की, ये जो वैल्यू है ये मैंने कहाँ पुट कर दी, यहाँ पुट कर दी है, तो क्या आ जाएगा गामा पी डी वी प्लस का। अब एक और बात देखो, मैंने जब इसको चेंज किया था यहाँ पे लिखा हुआ था पी गामा डी वी प्लस का वी डी पी, तो इसको जब उधर लेके जाऊँगा ये माइनस का हो जाएगा, मैंने लगाया नहीं था, ये जब प्लस का है उसको उस साइड लेके जाऊँगा इक्वल टू के, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस का पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी। इसको सोल्व करेंगे तो इसमें से देखो पी डी वी कॉमन है, तो पी डी वी कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, क्या बच जाएगा माइनस का गामा प्लस का 1 इज इक्वल टू आर डी टी, और इसको सोल्व करके लिखूंगा क्या आ जाएगा पी डी वी 1 माइनस गामा इज इक्वल टू आर डी टी। अब इस 1 माइनस गामा को मैं डिवाइड में ले जाऊँ इसके, तो क्या आ जाएगा पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी डिवाइडिंग बाई 1 माइनस गामा। दोबारा से सुन लो, ये अपना इतना रिलेशन आ गया था, आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेटिव क्या फॉर 1 मोल ऑफ गैसेज, यहाँ से वीडीपी की वैल्यू यहाँ जो निकाली थी वो मैंने पुट कर दी, पुट करने के बाद ये रिजल्ट आया, इसमें से पीडीवी कॉमन निकाल लिया और सॉल्व करने के बाद ये आ चुका है। अब आप भी जानते हो कि वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होता है, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस का कर देंगे पी डी वी V1 से V2, ये यूज़ करते होते हैं, ये यूज़ करते होते हैं, ठीक है। तो इस माइनस को बड़ा रहने देंगे, इस पी डी वी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, जब पी डी वी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ डी वी है इसलिए लिमिट V1 V2 है, लेकिन जब मैं इसको पुट करूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा डी टी, चेंज इन डेरिवेटिव है ना जो डिफरेंशिएशन के अंदर है डी टी, तो यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर दूंगा, तो देखो क्या आएगा W इज इक्वल टू लिमिट, देखो पहले अंदर वाली क्वांटिटी लिखता हूँ, P की जगह क्या पुट कर दिया आर डी टी 1 माइनस गामा, देन लिमिट डी टी है तो T1 टू T2, तो क्या आ जाएगा देखो माइनस का 1 बाई गामा, आर भी कांस्टेंट है, आर भी बाहर 1 माइनस गामा भी बाहर, तो क्या आ जाएगा T1 T2, अंदर क्या बच गया dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का r डिवाइडिंग बाय 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। तो हमारा वर्क डन किसके बराबर आ चुका है, वर्क डन हमारा आ चुका है W इज इक्वल टू माइनस का r 1 माइनस गामा T2 माइनस T1। अब r की वैल्यू आप सभी को पता है क्या होती है, Cp माइनस Cv किसके बराबर होता है, ये मैंने पढ़ा दिया था, ठीक है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू r, तो Cp माइनस Cv r के बराबर है, तो r की जगह Cp माइनस Cv यूज़ कर सकते हैं, और गामा किसके बराबर होता है, गामा इज इक्वल टू Cp डिवाइडिंग बाई Cv, ये दोनों वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे और W की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी देखना, माइनस एस एच r की जगह Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डिवाइडिंग बाई 1 माइनस गामा, गामा की जगह Cp डिवाइडिंग बाई Cv। देख लो क्या किया, r की जगह Cp माइनस Cv पुट कर दिया और गामा की जगह Cp डिवाइडिंग बाई Cv पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा जब इसको सोल्व करूंगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इस माइनस को हटा दें और इसको चेंज कर ले, क्या करें इसको Cv माइनस Cp कर दें, ठीक है ना, कि अगर ऐसा लिखा हुआ है माइनस को, मान लो Cp माइनस Cv, तो इस माइनस को जब अंदर लेके जाऊँगा तो Cv माइनस Cv जो प्लस का हो जाएगा और Cp क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऐसे कर देंगे जब इसको चेंज करूँगा। तो वही मैंने यहाँ किया है, मैंने क्या किया इस माइनस को मैं अंदर ले गया, तो क्या लिखूँगा देखो Cv माइनस का Cp T2 माइनस T1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस Cp डिवाइडिंग बाय Cv। इसको जब सोल्व करूँगा इसका एलसीएम लूँगा, Cv माइनस Cp आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखना W इज इक्वल टू Cv माइनस Cp T2 माइनस T1 डिवाइडिंग बाय Cv माइनस Cp, इसके डिवाइडिंग में जो Cv आएगा, इसके डिवाइडिंग में जो Cv आएगा मैं इसको ऊपर ले गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा Cv, इससे ये कैंसिल, क्या आ जाएगा Cv T2 माइनस T1, यानी कि वर्क डन हमारा क्या आ गया Cv T2 माइनस T1। और यही मैंने बताया था जो हमने डिस्कस किया था इससे पहले, एडियाबैटिक का वर्क डन निकाला था, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी निकाला था, वर्क डन हमारा क्या था Cv T2 माइनस T1, और यही हमारा क्या है
W इज इक्वल टू, ये अल्टरनेटिव मेथड हो गया ना, CV T2 माइनस T1। अब देखो दो फॉर्मूलेज आ गए हैं, वर्क डन इज इक्वल टू CV T2 माइनस C1, और एक आपको जो याद रखना है, आपको एक फॉर्मूला जो कहाँ ये रहा, एक आपको ये याद रखना है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि W किस किस के बराबर है। W आ चुका है, पहला तो क्या है माइनस का R T2 माइनस T1, यहाँ से 1 माइनस गामा, और सोल्व करने के बाद क्या है W इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। अब जो अपन ने वर्क डन निकाला वो क्या आया, वर्क डन जो अभी अपन निकाला, वर्क डन इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1, क्या है हमारा W इज इक्वल टू CV T2 माइनस T1। अब मेरे को ये जो इक्वेशन निकालनी है, ये निकालनी है P2 V2 की फॉर्म में एंड P1 V1 की फॉर्म में। मीन्स मैं आइडियल गैस इक्वेशन को यूज़ करूँगा। तो देखो PV इज इक्वल टू 1 for 1 मोल ऑफ गैस इज RT होता है। अब मैं यहाँ क्या करूँ, फॉर फाइनल स्टेट P2 V2 इज इक्वल टू RT2 एंड फॉर इनिशियल स्टेट P1 V1 इज इक्वल टू RT1। अब मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली जो ये इक्वेशन है यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लूँ और यहाँ से T1 की वैल्यू निकाल लूँ। तो यहाँ से जब मैं T2 की वैल्यू निकालूंगा, T2 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडिंग बाई R, यहाँ से T1 की वैल्यू निकालूंगा तो P1 V1 डिवाइडिंग बाई R। ये वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो W किसके बराबर आ जाएगा, W इज इक्वल टू CV। देखो यहाँ पुट करूँगा P2 V2 डिवाइडिंग बाई R माइनस का P1 V1 डिवाइडिंग बाई R। मैंने क्या किया, इसके अंदर इनको पुट कर दिया। अब मैं इसके अंदर भी तो ये पुट कर सकता हूँ, तो इसको यूज़ करते हैं अब। ठीक है, जो अपन ने पहले अभी लिखा था, दो फॉर्मूले निकालते हैं ना W के, एक के अंदर मैंने पुट कर दिया, जो बाद में निकालता था, जो पहले निकालता था इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं। पहले वाला फॉर्मूला क्या था देखना जरा, W माइनस का R T2 माइनस का T1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस का पुट करते हैं, माइनस का R ऊपर क्या आ गया P2 V2 डिवाइडिंग बाय R माइनस का P1 V1 डिवाइडिंग बाय R 1 माइनस गामा, R कॉमन निकालेंगे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस का P2 V2 माइनस का P1 V1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस गामा। तो वर्क डन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है P2। तो तीन फॉर्मूले हमने निकालने अल्टरनेटिव फॉर्म से। W इसके बराबर होता है, W इसके बराबर होता है, फाइनल रिजल्ट क्या था, W इज इक्वल टू माइनस का P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडिंग बाय 1 माइनस गामा। तो यहाँ पे जो मेरा पहला चैप्टर था थर्मोडायनेमिक्स का, जो आपके सिलेबस के अंदर था, वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपके सिलेबस में जो सेकंड चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री, उसके सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं आपके सिलेबस में। हम वो स्टार्ट करते हैं जो 2 टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो देख लेते हैं, कौन सा, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम। थर्मोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री पहला जो टॉपिक है बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी, या फिर बॉन्ड एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल सकते हैं। ये दोनों होती क्या है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो एक पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज होती है, उसे बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो एक पर्टिकुलर बॉन्ड, और बॉन्ड कितने हैं 1 मोल ऑफ बॉन्ड, 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी यूज होती है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इसकी, क्या है, द एनर्जी यूज्ड टू dissociate a particular bond
इन gaseous state we call bond dissociation energy। और बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? द एनर्जी यूज्ड टू डिसोसिएट, यहाँ पे सिंपल 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर बॉन्ड इन गैसियस स्टेट, उसे क्या बोल देंगे? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी की। अब एक बार सुने, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या बॉन्ड एनर्जी है, या सिंपल सी बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की फॉर्म में, तो किसी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड एनर्जी है वो सेम नहीं होती। अगर मैं बात करूं, जैसे बात करते हैं आप CCl बॉन्ड की, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है या बॉन्ड एनर्जी है वो देखो, अगर कंपाउंड की बात करें CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, तो इन सब बॉन्ड की बात करें ना, और एक CCl4, तो इन सब बॉन्ड के अंदर जो CCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, बॉन्ड एनर्जी है, वो सब में क्या होगी? डिफरेंट होगी। और एक और बात, अगर मान लो कंपाउंड भी सेम है, मान लो CH4 है, अगर इसी के अंदर CH बॉन्ड की देखनी है, इसके अंदर CH बॉन्ड कैसे होंगे? जो पहला CH4 टूटेगा वो क्या फॉर्म कर देगा? CH3, एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा जब मैं CH बॉन्ड को तोड़ूंगा। ठीक है ना, देखो ये है एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक बॉन्ड को तोड़ूंगा तो 3 बच जाएंगे, तो CH3 प्लस H, फिर अगर CH3 है उसमें से एक तोड़ूंगा तो CH2 प्लस H। सेम कंपाउंड में, एक ही कंपाउंड में अगर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बॉन्ड CH को तोड़ रहे हैं तो भी जो बॉन्ड एनर्जी है वो डिफरेंट होगी, और जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होगी CH की वो उन सब का क्या होगा? एवरेज होगा। उन सब का क्या होगा? एवरेज होगा। जैसे मान लो CH3 है, इसको तोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएगा? CH2 प्लस H। तो इन दोनों में अगर बात करें CH बॉन्ड की एनर्जी तो अलग अलग होगी ना, लेकिन दोनों के केस में कॉमन बात करेंगे तो इन दोनों का जो एवरेज होगा वो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी होगी या बॉन्ड एंथैल्पी होगी फॉर CH बॉन्ड। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ज़्यादातर एग्जाम के अंदर न्यूमेरिकल्स आते होते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी के ऊपर। तो जो पहला एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम। The bond dissociation energy, the bond dissociation energy of gaseous H2, Cl2 and HCl are 430 kilojoule per mole, 242 kilojoule per mole and 427 kilojoule per mole। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट द फॉर्मेशन फॉर कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर HCl गैस। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या कैलकुलेट करना है? द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ गैसियस, H2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है, Cl2 की दे रखी है, Cl की दे रखी है। H2 की कितनी है? 430 किलो जूल। Cl2 की कितनी है? 242 किलो जूल, 242 किलो जूल। और जो HCl की है 427 में 427 किलो जूल। कैलकुलेट क्या करना है? द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर HCl गैस। अब HCl गैस को जब फॉर्म करते हैं तो कैसे लिखते हैं? देखो कैसे फॉर्म होती है, हाफ H2 गैसियस प्लस हाफ Cl2 गैसियस, क्या फॉर्म हो गया? HCl फॉर्म हो गया, वो भी गैसियस। देखो हमें क्या कैलकुलेट करना है? डेल्टा HF, इसकी फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है।
तो क्या होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, क्योंकि जब भी बॉन्ड एनर्जी देखो बाकी सब में क्या होता है, चाहे एंथैल्पी का है चाहे इंटरनल एनर्जी किसी का भी, वो करते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बट एक ऐसा बॉन्ड एनर्जी का ही है, बॉन्ड एनर्जी जब भी कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो इसमें क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, इसकी बॉन्ड एनर्जी माइनस इसकी बॉन्ड एनर्जी। तो H2 की दे रखी है कितनी है, 430 किलो जूल। तो H2 जब डिसोसिएट होगा कैसे होगा, देखो H2 गैसेस टूटेगा तो H गैसेस के अंदर 2, ये तो ये दे रखा है ना, जो गिवन दे रखा है, H2 गैसेस टूटेगा तो 2 एटम बनेंगे H के, ठीक है, कितनी दे रखी है, 430 किलो जूल। लेकिन हमें कितना चाहिए, हाफ H2, हमें तो हाफ H2 के लिए चाहिए ना, तो इसको हाफ कर देंगे। मीन्स मैं सिंपल करूं कि H2 की डिसोसिएशन एनर्जी 430 किलो जूल दे रखी है तो इसको हाफ कर देंगे, 430 का हाफ, प्लस उसमें भी देखो Cl2 की दे रखी है और मेरे को क्या चाहिए, हाफ Cl2, हाफ Cl2, तो 1/2 कर देंगे इसकी एनर्जी का, तो क्या आ जाएगा 242 माइनस अब HCl की कितनी दे रखी है, 427 किलो जूल। तो इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगी किसकी, HCl की। तो ऐसे कुछ न्यूमेरिकल आ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आता होता है इसके बेस पे, तो प्लीज़ कर लेना आप। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर मेरे को मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।